चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपको बहुत इजी लगे, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है क्योंकि आपको देखने में ये लगेगा कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा हुआ है 2002 के ईयर में, ठीक है, आंसर दीजिए। सबने आंसर दिया है डी, बिल्कुल, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो नैसर्गिक हैं और अप्रतिदेय हैं और राज्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है और इनको केवल आपातकालीन जो सिचुएशन होती है उसमें ही निलंबित किया जा सकता है। और जो 358 और 359 है वो इस तरह की उद्घोषणा की प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन जो संबंधित प्रोविजन जो है वो 358 और 359 में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए कि कौन कौन से सही है। ए में क्या है कि 1 और 2 सही है, बी में कि 2 और 3 सही है, सी में 1, 2 और 3 सही है और डी में 2, 3 और 4 सही है। यूपीपीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप बताएंगे कि कौन सा ग्रुप जो है ए, बी या सी या डी, कौन सा ग्रुप सही है, बताइए। बी की 2 और 3 सही है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 और 2 सही है। संदीप राय जी का कहना है कि सी सही है कि 1, 2 और 3 सही है। ओम देवी जी का कहना है कि बी सही है कि 2 और 3 ही सही है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। कौन कौन से सही है? 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। ये गलत है क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है। जो ये नहीं लिखा है ये गलत है। देखिए, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। FR हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में भी डिटेल जब डिस्कस की है तो हमने यही डिस्कस किया है कि ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है। दूसरा, भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये हम सब पढ़ ही रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। तो तीनों सही है। चौथा गलत है क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है, जबकि इसमें क्या लिखा है? नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 112 से 115, 12 से 35, 222 से 235 और इनमें से कोई नहीं। बताइए कि ये रेंज कौन सी रेंज में आता है मौलिक अधिकार? ये बहुत टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। 41st बीपीएससी में प्री में पूछा हुआ है, 44th बीपीएससी में पूछा हुआ है, यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा हुआ है, मेंस में 2015 में, अभी करंट भी ये 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम किसी सिंपल टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं कि ये जो चीज है ये तो इसीलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं कि इजी हार्ड हर तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई बार क्या होता है, हम इग्नोर कर देते हैं इजी चीजों को, और कई बार ऐसा होता है कि पेपर वैसा ही सेट होता है कि मोस्ट प्रोबेबली 60% तक इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और 40% हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हर तरीके का पढ़ के जाना है। अब जैसे ये है तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 36 आता है कि नहीं आता है, वहां पे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल क्लियरिटी लेके जाएं कि कहां से कहां तक मौलिक अधिकार है। बी में दिया है अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसका ध्यान रखें कि कहां से कहां तक दिया हुआ है। ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है और जिसमें क्या है 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ है 2001 में ये क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ईशा जी का कहना है कि डी होगा, इसमें ए होगा। सॉरी ईशा जी ने कहा है कि ए होगा। महेश्वरी जी का कहना है ए, अभिषेक जी का ए, दीक्षा जी का ए और अजीत शर्मा जी का बी। अजीत सिंह जी बी तो होगा नहीं, मतलब आपने आर्टिकल 13 ध्यान से पढ़ा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, आर्टिकल 13। देखिए जो संविधान का आर्टिकल 13 है वो ये प्रोविजन करता है कि संघ या राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता है या फिर न्यून करता है। और यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उस मात्रा तक, अगर वह पूरा ही हनन कर रहा है तो पूरा, और अगर आधा उनमें से कुछ भाग अगर हनन कर रहा है तो उस मात्रा तक शून्य होगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और जो 245 है ये केंद्र राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। ठीक है, और 326 क्या है लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये है 326। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। यूपीपीसीएस प्री में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बताइए।
महेश्वरीबा जी का आंसर है ए। सुंदर सरोज जी का ए। बिल्कुल इसमें आंसर होगा ए कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, आर्टिकल 14। देखिए इसका आंसर आर्टिकल 14 है, लेकिन रीजन ये है कि ये इसमें प्रोविजन क्या है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, मतलब इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है कि चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह नागरिक हो, मतलब चाहे वो विदेशी है, गैर भारतीय या चाहे भारतीय है, मतलब नागरिक है चाहे व्यक्ति है, मतलब कि वो बाहरी किसी देश का है, सब पर ये लागू होता है। तो विधायन सत्ता यही होता है कि आप किसी भी तरह से कोई कानून बनाकर, कोई विधान बनाकर किसी के अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको क्या है, विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए आर्टिकल 16 में, बी में आर्टिकल 15 में, और सी में आर्टिकल 14 में, और डी में आर्टिकल 13 में। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है 2015 में ये क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या होगा, सी। ठीक है, इसका आंसर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि आप इसमें एक शब्द देखेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल में आप देखते हैं तो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस तरह से अलग अलग शब्दों का यूज किया जा सकता है उसका आप ध्यान रखें। जैसे कि इसमें विधि की जगह क्या शब्द प्रयोग किया गया है, कानून शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसी तरह से भी ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को समझें कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, कि जो समानता का अधिकार है वो कौन से 5 अनुच्छेद हैं वो देते हैं। 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17। बताइए कौन सा होगा, ए, बी या सी या डी। क्वेश्चन नंबर 7, कि समता का जो अधिकार है वो किस रेंज के अंदर संविधान देता है। संदीप राय जी का कहना है सी, ओम देवी जी का भी कहना है सी, 14 से लेके 18 तक। बिल्कुल इसका आंसर सही है, सी। सी इसका आंसर होगा। देखिए हमने पढ़ा है कि 5 अनुच्छेद, जैसे 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद वर्जित, 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, और 17 अस्पृश्यता का अंत, और 18 उपाधियों का अंत। ये क्या है, सारे समानता के प्रोविजन है जो जस्ट अभी हमने कंप्लीट किए हैं। तो 14 से 18 तक में क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आईएएस में भी पूछा गया है 2002 में प्री में, यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा गया प्री में, 2015 में यूपी आरओ में प्री में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का टाइप देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पीसीएस में, और आप देखेंगे कि पीसीएस में, आईएएस में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड, लेकिन क्वेश्चन में ये होगा कि आपको आंसर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कि समझ में आना चाहिए कि आपको आंसर आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है आपको दो सही लगे या सारे ही सही लगे, तो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपको चूज करना होता है। जैसे अभी हम आर्टिकल बेस्ड पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये दिक्कत ना हो, लेकिन जो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जो ऑप्शंस होते हैं उनको समझना बहुत ध्यान से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। 15/4 में, 15/5 में, 16/4 में या 16/5 में। उत्तराखंड पीसीएस में ये 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसीलिए ही, इसके कारण ही इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बाकायदा आपको एक एक जो सब क्लोज हैं वो इतना डिटेल में बताए गए हैं और याद करने पड़ेंगे आपको। आप अपना तरीका लगाइए, क्लोज की डिटेल याद करिए, क्लोज की डिटेल की हेडिंग बनाइए, अपने बुलेट पॉइंट आपको बनाने होंगे, जैसे जिनमें अब जैसे ये इसमें 6 सब क्लोज हैं तो आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या कि 15 का बुलेट पॉइंट आप क्या बनाते हैं, 2 का क्या बनाते हैं, 3 का क्या बनाते हैं, 4 का क्या बनाते हैं, 5, 6, इस तरह से आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि हाँ इस बुलेट पॉइंट के अंदर क्या था, ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ये था, ये था, क्योंकि सब क्लोज में से जो मौलिक अधिकार हैं उनके सब क्लोजेस में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे मौलिक अधिकारों में। ऐसा नहीं है कि एक पूरे मौलिक अधिकार के सब क्लोजेस आपको याद होने चाहिए। इसलिए आप कैसे याद करेंगे, हर जो आर्टिकल है उसका सब क्लोज याद करेंगे, उसमें बुलेट पॉइंट बनाएंगे, मतलब एक जो जैसे एक हेडिंग होती है किसकी, आर्टिकल की जिस तरह से हेडिंग होती है उसी तरह से आपको खुद को क्या करना है, हेडिंग बनानी पड़ेगी हर उसकी सब क्लोज की। ठीक है, आई थिंक से काम नहीं चलेगा बेटा, आई थिंक करते ही 1 नंबर कट जाता है। ए सी किसी ने भी एक सिंगल बच्चे ने याद नहीं किया है सब क्लोजेस। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आप ऑफलाइन में नहीं है ना। और ये बात मैंने क्यों बोली वो आपको समझ में आ गई होगी। पंद्रह 5 होगा इसमें, डायरेक्ट उठाइए और देखिए 15.5 में क्या लिखा है। 15.5 ये बताता है कि 15.5 के अंतर्गत ये है कि शिक्षण संस्थाओं में जिसमें क्या आते हैं, दोनों आते हैं, गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किसमें दी गई है, 15.5 में। तो याद रखना है, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है क्वेश्चन। ऐसे वो ऊपर जैसे पूछे तो जरूरी थोड़ी है आपकी किस्मत हमेशा ही अच्छी होगी और वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छे से समझ में आया है, ऑफलाइन नहीं है आपकी किस्मत अच्छी क्यों है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है। कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो लाया गया था वो किसके लिए लाया गया था, डी किसी के लिए नहीं लाया गया, सी आर्टिकल 23 के तहत, बी आर्टिकल 18 के तहत, ए 17 के तहत, बताइए। देखिए किस एक्ट के तहत बनाया गया था ये, बताइए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में बनाया गया है, 17 में, 18 में, 23 में, या किसी के लिए भी नहीं। आर्टिकल 17 में, कल ही हमने पढ़ा है आर्टिकल 17 के तहत ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो कि 1976 में क्या किया गया था, ये नाम रखा गया था, जबकि 1955 में ये जब एक्ट बना था तब इसका नाम ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए हम क्लास में डिस्कस जो करते हैं उसके अलावा भी देखो आपको पढ़ना होता है, आपको इधर उधर से, तो कोई गारंटी नहीं होती है कि जितना हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसमें से ही सब कुछ आएगा। ये कोई टीचर आपको डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन इसीलिए टीम से ऐड करवाया है कि आपको पता होनी चाहिए ये बात कि हमें कितनी मेहनत पेपर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जबकि आपके लिए बहुत बहुत डीप में बहुत सारा मैटर इकट्ठा करके फिर आपकी क्लास लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको अलग जानकारी आपको जितनी मिल सकती है आपको लेनी पड़ेगी एक्ट पे, तभी आपको कानून, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, और इसी तरह से जो आपके अदर जो आपके स्टडी है उसमें आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिधारित किया है कि कोई भी अनारक्षित वर्ग, मतलब जिसके पास आरक्षण नहीं है, सुनीता कनवारिया वाला केस हमने डिस्कस किया था इस पे, का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण, चाहे वो मतलब अनारक्षित है और आरक्षित वर्ग की कोई जो पर्सन है वो जनरल कम्युनिटी में है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, कंप्लीटली जनरल कम्युनिटी में है, और वो एससी एसटी या ओबीसी या फिर किसी भी तरह आरक्षित के घर में दत्तक ग्रहण द्वारा विवाह या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य, इन कारणों के कारण क्या हुआ है, उसमें प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) या 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता। ये किस वाद में डिसाइड किया गया था कि अनारक्षित अगर आरक्षित के परिवार में किसी भी तरह से एंटर हो जाता है तो वो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया, वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी, केरल लोक सेवा आयोग बनाम डॉक्टर कनजम्मा अलेक्स, यूपीपीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसमें ये कहा था कि अनारक्षित वर्ग अगर आरक्षित वर्ग में दत्तक द्वारा, विवाह द्वारा, संपरिवर्तन द्वारा, फिर अन्य किसी स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश कर देता है तो वो 15(4) और 16(6) का आरक्षण, 16(4) का आरक्षण नहीं ले पाएगा। दीक्षा शर्मा जी का कहना है वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी। और कोई आंसर? चंदन कुमार जी का आंसर है ए, इंदिरा साहनी। चंदन कुमार जी एक बात बताइए, इंदिरा साहनी वाद हमने पूरा डिस्कस किया था और ये बात उसमें कहाँ थी? इंदिरा साहनी में ये बात कहाँ थी कि अनारक्षित, इंदिरा साहनी में 5 चीजें थी, याद होंगी आपको, ओबीसी से रिलेटेड, और जो आर्थिक आधार पर जनरल को दिया गया था उससे रिलेटेड, क्रीमी लेयर से रिलेटेड, ऐसे करके 5 बातें उसमें थी, जबकि ये डिस्कशन उस पर नहीं था। इसका सही आंसर है सी, वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटरमाइन किया था कि कोई भी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति, वर्ग मतलब इस तरह से दूसरे में जाने पर क्या करेगा, उसके आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएगा। इसमें सिर्फ विवाह द्वारा लाभ नहीं उठा पाएगा। सुनीता कनवारिया वर्सेस मीरा कनवारिया का केस हमने इस पे पढ़ा था और आपको लिखवाया भी गया था, वो सिर्फ विवाह से रिलेटेड है। और जो वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी है, ये सब किसी भी तरह से अगर आप अनारक्षित हैं और आरक्षित के घर में चले गए हैं तो आप उसके आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था? 12वां क्वेश्चन है शायद ये। किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस बिहार राज्य, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। यूपी सिविल जज में 2006 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। महेश्वरी बाजी का कहना है सी, दीक्षा शर्मा जी का कहना है सी, और अजीत सिंह जी का कहना है सी, अभिषेक मेहरा जी का सी। जी बिल्कुल, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, यही इसका आंसर होगा कि क्रीमी लेयर को किस में कहा गया था कि इसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर क्या है, कौन से वाद में आया था, इसका बहुत डिटेल डिस्कशन हमने क्लास में किया है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की
अनुमति राज्य को नहीं देता, वह है क्या? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, धर्म विशेष का वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15 है, निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है, कि आप इस आधार पर किसी तरह का उपबंध नहीं कर सकते। मतलब बाकायदा इसको मना किया गया है कि इस आधार पे आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन को समझना है बहुत ध्यान से कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहां पूछा है ये? एमपीपीसीएस जे में पूछा है, ये प्री में 2012 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। प्रमोद कुमार जी का कहना है बी, कीर्ति कुमारी जी का बी, महेश जी का बी, महक गुप्ता जी का बी और ओमदेव जी का बी, अभिषेक मेहरा जी, कीर्ति कुमार, सबका बी आंसर है, धर्म विशेष का वर्ग। ठीक है, इसका सही आंसर यही है बी, कि धर्म विशेष का वर्ग। देखिए क्या बोल रहा है कि 15 किसके लिए प्रोविजन करने के लिए मना करता है। मतलब कि आप धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान लिखा है ना, तो उसमें से क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए तो कर रखा है वहां पर, तो ये तो आंसर गलत है। कि मना थोड़ी करता है, इस आधार पर तो वो इवन आरक्षण दे रहा है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए केवल दे रहा है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो धर्म विशेष का वर्ग की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) जो है, और का मतलब अनुच्छेद 15 और 29 के खंड, मतलब जो पार्ट्स हैं उसमें जो प्रोविजन, उसका जो सब आर्टिकल 2 है, कि इनकी मतलब जितने भी प्रोविजन है वो राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने से मतलब रोकेगा नहीं, लेकिन धर्म विशेष के वर्ग के लिए उपबंध करने का उल्लेख उसमें नहीं दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? कि इनके आधार पर आप प्रोविजन कर सकते हैं, लेकिन इसके धर्म विशेष का वर्ग वहां पर डिफाइन नहीं किया गया है। इवन 15(1) में कहा गया है कि आप इसके आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है गरीबी के आधार पर, जाति के पिछड़ेपन के आधार पर, व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। कि संविधान पिछड़ेपन को का आधार किसको मानता है? गरीबी, जाति के पिछड़ेपन के आधार पर, व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर या सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। बताइए। 14 में क्या होगा? डी, जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। देखिए भारतीय संविधान में जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही की अवधारणा जो है उसका उल्लेख किया गया है, और 15(4) और जो 16(4) है वो इसको स्पष्ट करते हैं। कि 15(4) में क्या है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, और ये जोड़ा कब गया था? 15(4) 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट से। और 16(4) क्या है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्याधीन नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये कब क्या लिखा हुआ है? 16(4) में। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर दिया है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कि सही आंसर बताइए। क्या? अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, धर्म, मूलवंश, लिंग,
जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान तथा वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय, लिंग तथा जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी। एमपी एपीओ में पूछा हुआ है और उत्तराखंड उत्तरांचल पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 15(1) में कौन कौन से आधार बताए गए हैं, बताइए। डी जी बिल्कुल, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी, इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत आरक्षण विधिमान्य होगा। जन्म स्थान के आधार पर, जाति के आधार पर, अधिवास के आधार पर, धर्म के आधार पर। सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत आरक्षण विधिमान्य होगा। जाति के स्थान पर, अधिवास के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। देखिए बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। बी सही आंसर आपका, जाति के आधार पर। देखिए जो आधार बताए गए हैं हमने देखे हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन आरक्षण किस बेस पे दिया जाता है? जाति के आधार पर। तो जो 15(4) में जो प्रोविजन किया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करता है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग में किसको आइडेंटिफाई किया जाता है? जाति को। SC ST ये क्या है? ये जातियां हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जाति के आधार पर आरक्षण विधिमान्य होगा। एक कंपनी निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार मतलब सीधी सी बात है, कंपनी किस आधार पर मूल अधिकार का दावा करती है? एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। आर्टिकल 14, 15, 19 और या इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंपनी किसके तहत मूल अधिकारों का दावा कर सकती है, बताइए। 17 में क्या होगा? महक जी का कहना है बी, ओम देवी जी का बी। आप 17 नंबर का आंसर दे रहे हैं। कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। कंपनी किस में दावा करेगी? पकड़ के सबको पीटूंगा आपको, सबके आंसर गलत है। मतलब एक अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप गड़बड़ कर देंगे क्या? कंपनी विधिक व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति शब्द याद रखना है। कंपनी दावा कर रही है तो क्या है? विधिक व्यक्ति। 15 व्यक्ति को प्राप्त है क्या? एक बात बताइए, क्वेश्चन का आंसर देते टाइम कंपनी क्या है, किस बेस पे वो मुकदमा करती है? ये मूल अधिकार ये जो राइट्स होंगे उसके अगर इन्फ्रिंज होते हैं कंपनी के, तो वो किस आधार पे मूल अधिकारों का दावा करती है? क्योंकि वो विधिक व्यक्ति है।
शब्द पूरा याद है ना? जब 14 पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। ये बात क्यों बताई थी? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विधिक व्यक्ति है जिसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति। और व्यक्ति, ये व्यक्तियों को प्राप्त है 15, व्यक्तियों को प्राप्त है क्या 15? ए होगा इसका आंसर 14। देखिए आपको पता है क्या, मेरा डांटने का रीजन देखिए सिर्फ इतना ही है कि मेरिट जब 70 जाती है और आपके नंबर 69 होते हैं तो वो एक नंबर आपकी किस्मत डिसाइड करता है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होके जाना है। वहां पे 50 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, एक से नहीं आएंगे, इससे तो 2-4 पूछेंगे। 50 सब्जेक्ट, 50 जगह दिमाग लगाना है, 50 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। तो आपको इतना इतने से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे, इतने से टॉपिक में से 5 आर्टिकल जिसमें बताया गया है, जितना पढ़ा है उसके बाहर एक शब्द पूछा नहीं है, फिर भी उसमें गलत नहीं होने चाहिए ना। देखिए अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उससे आप 20 के 20 अगर सही बताएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इसीलिए आपको पीवाईक्यू करवाया जाता है। दूसरी बात, आपको पता चले कि हार्ड, इजी, टिपिकल किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक डिटर्मिनेशन अपने में रखिए कि जब मैम पीवाईक्यू करवाएगी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको अगर मैं बता दूं कि कल मैं पीवाईक्यू करवाऊंगी तो आप गायब हो जाते हैं। फोर्टीन होगा आंसर, समझ में आ गया क्यों होगा? अनुच्छेद 14 क्या बताता है कि समता का जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वो कंपनी को भी है। क्योंकि एक केस था चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक कंपनी जो कि विधिक व्यक्ति है को भी विधिक के समक्ष समता का अधिकार है। क्योंकि 15 और 19 जो है उनमें जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या किसको मिलते हैं? नागरिक को। इसलिए कंपनी कहां दावा करेगी? 14 के तहत, क्योंकि 14 किसको है? नागरिकों को, उसको व्यक्तियों को। मैं पता नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है कि विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है? ठीक है, कि विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों का सभी जीवित प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ये सभी मानव प्राणियों के लिए या विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए, या ऊपर दिए गए तीनों अभिप्रायों में से कोई भी नहीं। एमपी के एपीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना बढ़िया स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। देखिए, विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है, बताइए। दीक्षा शर्मा जी का कहना है बी। विधियों का सभी मानव प्राणियों के लिए
सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। ये कहना है, चंदन कुमार जी का कहना है ए और ईशा जी का कहना है बी। इसका आंसर होगा सी। विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। मानव प्राणी, आपने सबने कहा है कि बी होना चाहिए, मानव प्राणियों के लिए सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। तो कोई भी विधि सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती है, सबके लिए एक जैसी लागू नहीं हो सकती। वो कुछ विधियां हैं जो पर जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रेप के चार्जेस लड़की पर कैसे लगाएंगे। तो इसका आंसर होगा सी कि विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत की अगर आप समान, आपको वर्ग विधायन और वर्गीकरण ये समझाए थे, इसके बाकायदा कि किन किन पे वर्ग विधायन नहीं हो सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो बाकायदा आपको बताया गया था कि किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है, कि कसौटियां बताई थी आपको कि इन कसौटी के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। क्षेत्र के आधार पर, जैसे असम है, इनके लिए अलग से वर्ग विधायन अलाउ नहीं है, आप स्पेसिफिक एक वर्ग के लिए विधायन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सभी के लिए, तो मानव प्राणियों के लिए, सबके लिए तो लागू करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत, कोई अगर एक ही वर्ग है, उसमें अगर चाहे स्पेसिफिक एक वर्ग है, चाहे उसमें कोई भी आ रहा है कि ऐसे इतने इतने वर्ग बना दिए, ये वर्ग है, समाज में वर्गीकरण कर दिया गया है, तो इनमें जितने लोग हैं ना, फिर उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा विधियों का। इनको सबको एक जैसा संरक्षण मिलेगा, इनको एक जैसा मिलेगा, इनको एक जैसा मिलेगा, इन सबको एक जैसा मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। पूरे आर्टिकल 14 में यही समझाती रही हूं मैं। क्या है, विधियों का समान संरक्षण की व्याख्या करता है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ में समान व्यवहार किया जाए, इसलिए इसको समानता का स्वीकारात्मक रूप कहते हैं। और जो स्वीकारात्मक रूप है वो किससे साबित होता है, इसके ऑप्शन सी से। ठीक है, सबको समझ में आ गया, डन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है केवल नागरिकों को, केवल गैर नागरिकों को, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्तियों को, दोनों को। एक बात कहूं क्या, जैसे ऐसे लगता होगा कि पीवाईक्यू करवाना बहुत आसान होता है, कि पीवाईक्यू में से क्वेश्चन लिए, उठा लिए, क्लास में करवा दिए। पीवाईक्यू करवाना सबसे हार्ड टास्क होता है। एक आर्टिकल पर कनेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है मैंने आपको, इससे पहले इसी चीज से जुड़ा हुआ, इसी टॉपिक पे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाएंगे, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं तो नेचुरल सा भी है कि आप, ठीक है आप पढ़ रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको मेरे को देखो, मेरा काम है आपको डोज देना टाइम टू टाइम। अगर मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगी, डांट नहीं लगाऊंगी, तो आप रेगुलर नहीं रहेंगे। जैसे ही आप इरेगुलर हो जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप लूज हो गए पढ़ाई के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जितनी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब टाइप होने चाहिए पता। इसीलिए आप देखो, अगर मैं आपको हर कुछ पीवाईक्यू में करवा दूंगी, कोई बेनिफिट ही नहीं है पीवाईक्यू करवाने का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है डी, प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्तियों को। एक वैसे अभी इस पे इतना ज्ञान मिला तो आपको याद रहेगा ये, ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों को पुनर्विलोकित करना, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पुनर्विलोकित करना, या सभी। एमपीएपीओ का क्वेश्चन है, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि न्याय पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है। ट्वेंटियथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए।
न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? सबके आंसर गलत हैं, ठीक है। अब इसका सही आंसर सुन लेना। न्यायिक पुनरावलोकन, जब आर्टिकल 13 आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ना कि वो क्या कर सकता है, जो संसद विधि बनाती है उसको देखता है कि आर्टिकल 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। किस तरह से? कि इसका मीनिंग ये है कि जब व्यवस्थापिका कोई भी कानून निर्मित करती है और संशोधित किसी भी विधि को मतलब करती है, तो उच्चतम न्यायालय उसको, अगर वो मौलिक अधिकारों से का हनन करती है, उसको अधिकारातीत विधान के रूप में घोषित कर सकता है। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय की वो शक्ति है जिसके तहत क्या करता है कि विधानमंडल ने अगर कोई कानून पारित किया है, कोई विधि बनाई है, तो उसको प्रवर्तित करने से इनकार करने का राइट है संविधान के उस उपबंध का हवाला देकर कि ये इससे असंगत है। वो होता है न्यायिक पुनरावलोकन। याद है वो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में दिया गया है? फिर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे सकते। 13 में दिया गया जुडिशियल रिव्यू। पीछे वाला आगे वाला पढ़ाते जाओ, पीछे वाला भूल जाएंगे हम, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका आंसर होगा ए। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है, ठीक है। ए आंसर होगा। सब देखेंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, मंडे को मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सब अपना एनालिसिस करना कि हम कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। जिसके जितने क्वेश्चन गलत ज्यादा हुए हैं तो सोच लो वो कम पढ़ाई कर रहा है, जिसके ठीक ठीक हुए हैं वो ठीक ठीक, और जिसके सब सही हैं वो सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहा है। हाँ मैं शिवा जी, आपका आंसर सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डन, ओके, गुड नाइट। तैयार